दोस्तों मॉडर्न जमाने के हथियारों को अगर देखा जाए तो सबसे तेज रफ्तार से मॉडर्न जमाने के हथियारों को डेवलप करने में यूरोप के देश ही आगे रहा। चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान बनाए गए एक से एक बेहतरीन हथियार हो या फिर उसके बाद बनाए गए एक से एक खतरनाक तरीन हथियार हो। और अभी भी देखा जाए तो यूरोप ऐसे मॉडर्न हथियारों को बनाने में किसी भी अन्य देशों की तुलना में काफी आगे है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूरोप में इस्तेमाल होने वाले 6 सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में हथियारों का दौर काफी हद तक कमा है। पर कोल्ड वॉर के दरमियान जहाँ पे यूरोप वार्सो पैक्ट और नेटो के अलायंस में डिवाइड था, तो वहीं पे इसी कारण से अमेरिका और सोवियत यूनियन के द्वारा डेवलप किया हुआ कई तरीके के हथियार यूरोप में एक तरीके से प्रभाव भी बढ़ाने लगा, जिनमें अमेरिका के द्वारा निर्माण किया हुआ हैवीवेट F-14, F-15 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके बाद में रशिया की तरफ से डेवलप किया हुआ हैवीवेट सुखोई 27, सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल हुआ। इवन इसके अलावा अमेरिका के हल्के वजनी फाइटर जैसे कि F-18 और F-16 का भी भरमार यूरोप के देशों के अंदर हुआ। तो वहीं पे दूसरी तरफ यूरोप के जो देश सोवियत अलायंस में था, उन देशों के अंदर रशिया के मिक्स सीरीज के और सुखोई सीरीज के भी हल्के एयरक्राफ्टों का भरमार हुआ। पर मॉडर्न जमाने में अगर यूरोप के देशों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे ताकतवर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो उनमें छठे नंबर पे नाम आता है F-16 ब्लॉक 70-72, जो कि यूरोप के स्लोवाकिया और बुल्गारिया जैसे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो यूरोप में F-16 एक आम एयरक्राफ्ट है। ज्यादातर यूरोप के देशों में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल होता है, लेकिन F-16 के जो सबसे ताकतवर या फिर कहे तो सबसे मॉडर्न वेरिएंट है वो है F-16 ब्लॉक 70-72 और इसका इस्तेमाल यूरोप के केवल मात्र 2 ही देश कर रहा है, स्लोवाकिया और बुल्गारिया। वैसे तो अगर दोस्तों F-16 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसे 1978 में सर्विस में लाया गया था, लेकिन इसके जो नया वेरिएंट मतलब ब्लॉक 70-72 है, ये फिलहाल पुराने वेरिएंट के तुलना में काफी आधुनिक भी है और इसके एयरफ्रेम में भी काफी बदलाव किया गया है। इवन साथ ही साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफी कम कीमत का होने की वजह से फॉरेन मार्केट में भी इन एयरक्राफ्टों को काफी अधिक पसंद किया जाता है। दोस्तों F-16 एयरक्राफ्टों के ये नया वेरिएंट किसी भी यूरोपियन ओरिजिन फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी सस्ता है और इस वजह से यूरोप के भी कई सारे देश जो कि डिफेंस बजट के ऊपर काफी कम खर्चा करते हैं, उनके द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को पसंद किया जाता है। इवन अन्य कई सारे देश जैसे कि बहरीन, बुल्गारिया, मोरक्को, स्लोवाकिया और ताइवान जैसे देश भी इन एयरक्राफ्टों को परचेज कर रहा है। नया वेरिएंट में अमेरिका के द्वारा एक आधुनिक AN/APG-83 रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लगभग इसे यूरोफाइटर या राफेल जैसे ही सोफिस्टिकेटेड बनाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे रडारों के सर्च रेडियस करीब 370 किलोमीटर है। दोस्तों ये जो रडार है इसे F-35 के लिए डेवलप किया हुआ रडार APG-81 से ही डेवलप किया गया है और ये काफी कम पावर को भी कंज्यूम करता है, इस वजह से इसे छोटे आकार के एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल करना पॉसिबल है। दूसरी तरफ इन रडारों के बदौलत अब F-16 एयरक्राफ्टों में M120D AMRAAM मिसाइलों का इस्तेमाल किया सकता है, जो 160 से 180 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। लो ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस की वजह से फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को यूरोप के कई सारे अन्य देशों के द्वारा भी पसंद किया जा रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में 5वां नंबर पे नाम आता है फ्रांस का राफेल F-3। दोस्तों वैसे तो फ्रांस के ये राफेल एयरक्राफ्टों को कई सारे देशों के द्वारा खरीदा जा रहा है और कई सारे देश इसे ऑलरेडी खरीद चुका है। पर यूरोप के अंदर अगर देखा जाए तो राफेल का अब तक खाली एक ही इस्तेमाल करता देश था, वो था फ्रांस, जबकि हाल ही में ही फ्रांस के द्वारा कुछ राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी ग्रीस को भी किया गया और इसके बाद अब यूरोप में टोटल 2 देशों के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राफेल के जो F-3 वर्जन है, दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के अगर डेवलपमेंट को देखा जाए तो यह असल में 1980 के दरमियान यूरोफाइटर प्रोग्राम के साथ ही पैरेलल डेवलप हुआ है। बेसिकली यूरोफाइटर प्रोग्राम में फ्रांस भी एक भागीदार था, लेकिन बाद में फ्रांस की तरफ से एक ऑल्टरनेटिव के रूप में अपने राफेल एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया। वैसे तो राफेल और यूरोफाइटर में काफी अधिक समानताएं हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़े डिफरेंस है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन। फ्रांस द्वारा जहाँ पे इसमें सिग्मा M88 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका थ्रस्ट कैपेबिलिटी 75 किलोन्यूटन है, तो वहीं पे यूरोफाइटर में EJ-200 इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका थ्रस्ट कैपेबिलिटी M88 के तुलना में 30% अधिक और करीब 90 किलोन्यूटन है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि फ्रांस के ये ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन दुनिया में ईरान के कोस्वर नामक एक फाइटर एयरक्राफ्ट के बाद ऐसा दूसरा सबसे कमजोर तरीन इंजन है जो किसी ऑपरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हो रहा है। पर दोस्तों इसके वजह से एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस के ऊपर ना ही कोई असर पड़ा है और ना ही किसी तरीके का कोई कमी एयरक्राफ्ट में आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कमजोर तरीन 2 इंजन होने के बावजूद ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफी बेहतरीन रफ्तार से उड़ान भी भर सकता है और कॉन्सिडरेबली यूरोफाइटर जैसे एयरक्राफ्टों की तुलना में अधिक रेंज में ऑपरेट भी हो सकता है। और रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों में जिन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है वो सुपर क्रूजर से भी लैस है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि साल 2013 से पहले यूरोफाइटर टाइफून को दुनिया के सबसे ताकतवर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार से लैस फाइटर एयरक्राफ्ट के
रूप में ही देखा जाता था, जबकि इसके बाद से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ। राफेल के F4 वर्जन को माना जाता है कि इससे भी काफी अधिक ताकतवर है, जबकि राफेल में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों को भी दुनिया में सबसे ताकतवर तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के रूप में देखा जाता है। इवन दोस्तों इसके जो हथियार है उसे भी दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार के रूप में देखा जाता है, जिनमें स्कैल्प जैसे मिसाइल से शुरू करके मीटियोर जैसे एयर टू एयर मिसाइल और माइका जैसे शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज के मिसाइल भी शामिल है। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पे नाम है यूरोफाइटर T4 वेरिएंट का। वैसे तो यूरोफाइटर एयरक्राफ्ट पूरे यूरोप के लिए बनाया गया है और यूरोप के कई सारे देश जैसे कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके जो T4 वेरिएंट है उसका इस्तेमाल सिर्फ जर्मनी और स्पेन के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों यूरोफाइटर का भी डेवलपमेंट लगभग उसी समय हुआ था जब यूरोप में फ्रांस के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा था। आपको जान के हैरानी होगा कि यूरोफाइटर टाइफून एक मध्यम वजन के एयरक्राफ्ट होने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे महंगे तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है और इसका कारण है इसमें इस्तेमाल होने वाले महंगे तरीन रडार और अन्य इक्विपमेंट। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सेप्टर ई नामक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो साल 2020 में एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट होकर कुवैत के एयरफोर्स को भी डिलीवर किया गया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये जो यूरोफाइटर टाइफून है इन एयरक्राफ्टों का हर एक यूनिट के कॉस्ट करीब 114 मिलियन यूरो है, जो करीबन 127 से 130 मिलियन डॉलर होता है। लेकिन अगर इसमें एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट कॉस्ट को जोड़ा जाता है तो ये करीब 300 मिलियन डॉलर से भी अधिक होता है, जो सरप्राइजिंगली F-35 और F-22 जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट कॉस्ट के साथ भी काफी अधिक है। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो यूरोप में जर्मनी और स्पेन के द्वारा ही T4 वेरिएंट का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वजह से अगर देखा जाए तो जर्मनी के पास ही यूरोप के ओरिजिन सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों यूरोप के देशों में इस्तेमाल होने वाले तीसरा सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 SM, जो कि बेलारूस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो यूरोप में फिलहाल सोवियत और रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्टों का संख्या काफी कम है, लेकिन यूरोप में बेलारूस एक ऐसा देश है जो वार्सो पैक्ट के तहत सोवियत यूनियन के साथ भी था और अब रशिया के साथ भी उसका एक मिलिट्री अलायंस है। इस वजह से बेलारूस के अंदर कई तरीके के सोवियत और रशियन हथियारों को भी देखने को मिलता है और कई समय तो बेलारूस में रशिया के खुद के हथियार भी तैनात रहता है। तो साल 2019 में बेलारूस को रशिया से पहला सुखोई 30 SM एयरक्राफ्ट मिला था और इन एयरक्राफ्टों के बदौलत बेलारूस यूरोप में केवल मात्र एक ऐसा देश है जिसके पास भारी वजन के लंबे दूरी तक हमला करने लायक ऐसे एयरक्राफ्ट है। दोस्तों सुखोई 30 SM एयरक्राफ्टों को सुखोई 27 और 30 के सबसे अपग्रेडेड वर्जन के रूप में देखा जाता है, जिसे कि अमेरिकी F-15 जैसे एयरक्राफ्टों को ही काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन की तरफ से डिजाइन और डेवलप किया गया था, पर रशिया के द्वारा इसमें काफी कुछ उन्नतीकरण किया गया है और इस वजह से अब ये मॉडर्न जमाने के एक ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट है। इवन दोस्तों इसे यूरोप के मोस्ट मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि इसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन होने के कारण ये काफी तेज रफ्तार से मैन्यूवर कर सकता है। इवन इसके मैन्यूवरेबिलिटी के सामने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी काफी पीछे है। दूसरी तरफ इसमें R-37M जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, जो माक 6 के रफ्तार से करीबन 400 किलोमीटर रेंज में ऑपरेट हो सकता है। दोस्तों यूरोप में इस्तेमाल होने वाले दूसरा सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है F-35B, जो कि यूरोप में केवल मात्र ब्रिटेन के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि अक्टूबर 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक इटालियन एयरफोर्स को भी 2 F-35B एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया है, लेकिन इटली इसे फिलहाल ऑपरेशनलाइज नहीं किया है। दोस्तों F-35B एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये F-35 सीरीज के वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड करने वाले एयरक्राफ्ट है, जिसे कि पहली बार अमेरिकी मरीन में साल 2014 में शामिल किया गया था। दोस्तों इवन F-35B F-35 सीरीज के सबसे सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट भी है और रिपोर्ट के मुताबिक F-35A के तुलना में करीबन 50% अधिक महंगा भी है। दोस्तों अमेरिका की तरफ से F-35B एयरक्राफ्टों को छोटे क्षेत्र में ऑपरेट होने के लिए डेवलप किया गया था, ताकि अमेरिका इसे अपना एम्फीबियस असॉल्ट शिप के ऊपर भी इस्तेमाल कर सके। इवन अमेरिकी मरीन्स की तरफ से ही इन एयरक्राफ्टों को सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक ये अब रॉयल नेवी के में भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं यूरोप के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के बारे में। असल में यूरोप के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है F-35A, जो कि यूरोप में नॉर्वे, इटली, बेल्जियम, पोलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। साल 2015 में F-35A को अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल किया गया था। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-35A असल में तीनों वेरिएंट में एयरफोर्स के लिए निर्माण किया गया एकमात्र वेरिएंट है, जिसे कि कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। मतलब ये किसी ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट के जैसे ही टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। और दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट को यूरोप में काफी अधिक पसंद भी किया जाता है, जबकि 5th जनरेशन के ये F-35A एयरक्राफ्टों को ही सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले एयरक्राफ्ट के रूप में या फिर कहे तो सबसे अधिक मात्रा में निर्माण किया गया एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-35A वही एकमात्र एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिका के लगभग हर एक एलाई देश खरीदना चाहता है। इवन इन्हीं एयरक्राफ्टों को ही काउंटर करने के लिए चाइना की तरफ से J-20 और रशिया की तरफ से सुखोई
Su-35 जैसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।